हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम आप सभी के सेडी परिवार में। और लंबी छुट्टी के बाद हम लोग हाजिर हैं क्योंकि 3-4 दिन से हम लोगों की क्लास नहीं हुई है। एक्चुअली मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था बीच में और रक्षाबंधन भी आ गया था, जिसकी वजह से क्लासें नहीं हो पाई थी। बट आज से आप लोगों की क्लास जो है वो कंटिन्यू है। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास नहीं हो रही, क्लास नहीं हो रही, तो आज से आप लोगों की क्लास जो है वो कंटिन्यू है। बीच में मेरा 1-2 दिन स्वास्थ्य गड़बड़ रहा, नहीं वैसे मैं क्लास जो है वो कंटिन्यू नहीं करता। पर कोई बात नहीं है, अभी भी हमारे पास समय है और अच्छा खासा समय है। हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे सीटेट। जी, मैं एडी आप सभी का स्वागत करता हूं इस एडी परिवार में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त है। अच्छा बताओ, कैसा रहा आप लोगों का राखी वाला फेस्टिवल? परिवार में आप लोग मिले होंगे, सभी लोगों से अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, फैमिली के साथ आप लोगों ने समय बिताया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से अपने परिवार के साथ में इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और बहुत ही अच्छा त्योहार है ये, बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, ठीक है, बहन और भाई का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हम कहेंगे कि ये जो फेस्टिवल है तो बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बिल्कुल लौट आए हैं। अब आप लोग जो गए थे आप त्योहार मनाने, अब आप लोगों के पास समय जो है वो दिसंबर को ध्यान में रखना है। और लगभग अभी तो आप लोगों की सीटेट के फॉर्म नहीं आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों की सीटेट के जो है वो फॉर्म भी आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम सभी स्टूडेंट्स को जो ईडी परिवार से जुड़े हैं। वेलकम है आप सभी का। रिश्फा यादव जी वेलकम है, मोहम्मद वाजिद जी वेलकम है, छोटू गुप्ता, हमारे जितने भी रहुआ लोग हैं बिहार से, कैसे हैं भाई? क्या हालचाल वानी? सब बढ़िया, मस्त। चलो, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा? निपुण भारत के कुछ क्वेश्चन आज लोग आपके सामने डिस्कस करने हैं। इससे पहले हम लोग निपुण भारत के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम निपुण भारत के बारे में पढ़ेंगे, यानी उससे संबंधित क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो आ जाओ भाई, स्वागत है सभी का। मनीषा कुमारी वेलकम है सभी स्टूडेंट्स का। जितने भी लोग जुड़े हैं वेलकम है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम सभी स्टूडेंट्स को। एक बार भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस एडी परिवार में। आ जाओ भाई, शेयर कर दो सेशन को। दीपा यादव, छोटू गुप्ता, वेलकम है सभी का, आ जाओ सभी। तो इससे पहले की क्लास में मैं आपको निपुण भारत पढ़ा चुका हूं, राइट्स, पढ़ा चुका हूं ना। अब आप लोग तो भाई गजनी हैं, गजनी समझते हो, भूल जाते हैं भाई बहुत जल्दी। पर कोई बात नहीं है, एडी सर है आपके साथ आपको याद दिलाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊंगा और फिर आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। आ जाओ। तो मुझे याद क्या दिलाना है? मुझे थोड़ा सा याद दिलाना है कि भैया आज हम जिसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो सुनो, ये क्लास तो हमारी हो चुकी थी, आज हमारी ये 5वीं क्लास है, चौथी क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहली बात, निपुण भारत जो है वो 5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था भाई? अमर पालिया जी, 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत शुरू किया गया था जी। इसके बाद में निपुण भारत की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल, ठीक है, इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ज्यादातर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है कि निपुण भारत की क्या फुल फॉर्म होती है, तो आप लोगों को मैं पहले ही क्लास में बता चुका था, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए एक राष्ट्रीय पहल, ठीक है। ये इसकी हिंदी में क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। निपुण भारत की शुरुआत वैसे मानी जाती है, तो इसको लॉन्च करने वाला जो है वो है कौन सी? हमारी नई शिक्षा नीति 2020। कौन है? नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो आप ये ना सोचिए कि सर आप बहुत स्पीड में करा रहे हैं, नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं जी। ये पेज हमारे लिए एक इंपोर्टेंट है कि निपुण भारत ये योजना है, ये आरंभ कब की गई थी? 5 जुलाई 2021 को की गई थी। अवधि क्या है? 2026-27 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, किसको पूरा करना, ये टारगेट है। इसके बाद में ये कौन से ईयर के बच्चों के लिए है? तो 3 से 9 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए। क्लास अगर आपसे पूछे तो कक्षा 3 तक, यानी क्लास कौन सी है? क्लास है कक्षा 3 तक, ठीक है। कौन सी एजेंसी जो है वो इस पर निगरानी रखेगी? नोडल एजेंसी। ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, नोडल एजेंसी, ठीक है। कौन कौन से विभाग इसको चला रहे हैं? स्कूल एवं साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। चलो, इसके बाद में हमने ये पढ़ लिया था कि 5 स्तर पर ये लागू होगी। पहला है नेशनल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट, चौथा है ब्लॉक और पांचवा है स्कूल लेवल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, जो आपके लिए इंपोर्टेंट है वही पेज मैं आपके सामने निकाल देता हूं। जो आपको याद रखना है वो केवल आपको ये वाली टेबल आपको याद रखनी है, ये वाली टेबल जी। क्या याद रखना है भाई आपको?
आपको याद रखना है ये वाली टेबल कि बाल विकास जो है वो 5 से 6 वर्ष बच्चे की एज रहेगी और 10 तक क्या होना चाहिए, संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कम से कम 2 शब्द। और ग्रेड 1 में 6 से 8 और संख्याएं कितनी है 99 और शब्द कितने हैं 4 से 5। ठीक है, ग्रेड 2 में 6 से 8 है और 999 संख्याएं और कम से कम वर्ड कितने हैं 45 से 60 वर्ड है जो एक मिनट में बच्चा क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, समझ लेगा उनको। कक्षा 3 में टारगेट रखा गया है, कक्षा एज होती है 8 से 9 और संख्या होती है 9999 और वर्ड होते हैं उसके पास कम से कम 60 शब्द। ये मैं आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 10 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा चुका था, आज मैं आगे करूंगा 10 क्वेश्चन से आगे। जी चलिए, 10 क्वेश्चन से आगे आज हम करेंगे डियर फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन से आगे, और ये है हमारा 10 क्वेश्चन से आगे। चलो, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था राइट्स, बोलो यहां तक कर लिया था ना हमने, शायद 5 क्वेश्चन किए थे राइट, मुझे याद है शायद 5 क्वेश्चन किए थे। जी हाँ, 5 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। चलो, किए थे ना 5 क्वेश्चन। हाँ, क्लास जो है वो हमारी 9 बजे शुरू होती है, क्लास कितने बजे, 9 बजे शुरू होती है। चलो आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन आपके सामने, निपुण भारत को प्रोत्साहित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा स्कूल तैयारी कार्यक्रम शुरू किया गया, ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका था। हाँ, तो बताओ स्कूल प्रिपरेशन मॉडल शुरू किया गया है कौन सी कक्षा के लिए, बताओ स्कूल प्रिपरेशन मॉडल कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया है। तो आपका उत्तर बनेगा कि सर स्कूल प्रिपरेशन जो मॉडल है ये शुरू किया गया है कक्षा 1 के लिए, राइट्स, किसके लिए, यानी स्कूल प्रिपरेशन मॉडल जो है एसपीएम जो मॉडल है, स्कूल प्रिपरेशन मॉडल जो है वो कक्षा 1 के लिए चलाया गया है, किसके लिए, कक्षा 1 यानी कि ग्रेड 1, किसके लिए चलाया गया है, ग्रेड 1 के लिए चलाया गया है। ठीक है, ये डिस्कस हो चुका था हमारा। चलो आगे चलते हैं, आज हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, ये कह रहा है, ये भी हो गया था शायद हमारा, निपुण भारत के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन पर चर्चा की गई है। तो ये भी हमने बात कर ली थी कि हम लोगों को फॉर्मेटिव असेसमेंट पर चलना है, किस पर चलना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर। फॉर्मेटिव असेसमेंट पर हमें चलना है, यानी सीखने के लिए आकलन पर हमें जोर देना है। किस पर जोर देना है, हमें समेटिव असेसमेंट पर नहीं चलना है, हमें समेटिव असेसमेंट पर नहीं चलना है। ठीक है, हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट पर चलना है, यानी कि उत्तर भी इसका क्लियर हो चुका था, डी फॉर दिल्ली। इसके बाद आता है हमारा, चलिए ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमारा ये है, अभी तक तो हम लोग पुरानी बातें डिस्कस कर रहे थे। जी हाँ, अभी तक हम पुरानी बातें डिस्कस कर रहे थे, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो आइएगा समझते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि निष्ठा क्या है। निष्ठा जो है डियर फ्रेंड्स, एक क्या है, पहला ऑप्शन आपके सामने है कि एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, या पाठ्यक्रम कार्यक्रम है, या छात्र सीखने का कार्यक्रम है, या स्कूल कार्यक्रम है। तो डियर फ्रेंड्स, निष्ठा जो है, निष्ठा की अगर हम बात करें तो ये एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत भी नई शिक्षा नीति के तहत की गई है, किसकी, यानी निष्ठा की। तो निष्ठा क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम लाया गया, सॉरी शिक्षक के लिए लाया गया है, टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, टीचर हुए, हेडमास्टर हुए, उनके लिए कार्यक्रम लाया गया है, कौन सा, निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा क्या है, निष्ठा एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बच्चों के लिए नहीं, टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम है। क्या है ये, टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम है, जिसे मान लीजिएगा आप जब टीचर बन जाएंगे और फॉर एग्जांपल के लिए कि आप स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई कौशल की आपके अंदर कमी है, तो आपके क्या किया जाएगा, इस निष्ठा कार्यक्रम के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो क्या याद रखना है आपको कि सर निष्ठा जो है वो एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, किसकी, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा हमारा ए फॉर आगरा, हमारा सही बनेगा। क्या बनेगा भाई, हमारा ए फॉर आगरा बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है आपका दूसरा। जी हाँ,
ये रहा आपके सामने कि दीक्षा बच्चों के FLN कौशल में कैसे सुधार करेगा। FLN, FLN तो आप जानते ही हैं, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यानी बच्चे के FLN का मतलब क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हिंदी में कहेंगे बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता। यानी कि कह रहा है कि दीक्षा जो है वो कैसे सुधार करेगा भाई। आप लोगों को कमेंट्स नहीं आ रहे हैं भाई? जी हाँ, क्या आप कमेंट्स कर नहीं रहे हैं कि कमेंट्स आ नहीं रहे हैं आप लोगों के? जी, दीक्षा क्या है? दीक्षा की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, ये दीक्षा कार्यक्रम की अगर हम बात करें, दीक्षा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि डिजिटल शिक्षा को डिजिटल करने के लिए कार्यक्रम आया है। आजकल आप देख रहे हैं हमारे मोबाइलों में डिजिटल लाइब्रेरी आ चुकी हैं, यानी आज आपको जो किताबें पढ़नी है वो किताब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल में। तो ये किसका है? ये सब डिजिटल कार्यक्रम है। इस कौन सी है? ये सब डिजिटल कार्यक्रम है। कौन सा है ये? डिजिटल। तो दीक्षा क्या है? दीक्षा है सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्या होती है इसकी? फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग होती है, ठीक है। और आज शिक्षा को, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति ने किस पर जोर दिया है? यानी NEP 2020 ने जोर दिया है किस पर? ठीक है, किस पर जोर दिया है? शिक्षा को डिजिटल करने पर, यानी शिक्षा को डिजिटल करने पर जोर दिया है। तो दीक्षा क्या है? एक लाइब्रेरी है। ये मान के चलिए क्या है? लाइब्रेरी है, जो हमारे मोबाइलों में उपलब्ध है कि नहीं है? जो हमारे मोबाइलों में क्या है? उपलब्ध है। ये एक एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिएगा। दीक्षा को एक एप्लीकेशन है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और इसमें आपको सभी भाषाओं की किताबें मिल जाएंगी, ठीक है, सभी बुक्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी लगभग। तो याद रहेगा दीक्षा क्या है बताओ कि सर दीक्षा जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग, यानी आजकल शिक्षा को डिजिटल किया जा रहा है, तो इसके लिए ये क्या है? एक एप्लीकेशन है जो हमारे मोबाइल में उपलब्ध है। तो ये कह रहा है कैसे सुधार करेगा। पहला कह रहा है कि प्रोवाइड कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज। जी हाँ, इसके अंतर्गत जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेज मतलब जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो क्षेत्रीय भाषाएं इसके अंतर्गत क्या की जाएंगी? क्षेत्रीय भाषाएं इसके अंतर्गत क्या की जाएंगी? उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या कराई जाएंगी? क्षेत्रीय भाषाएं जो है वो क्या कराई जाएंगी? उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे जो है वो कंटेंट को क्या कर सकेंगे? लर्न कर सकेंगे। देखिएगा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि लर्न, ठीक है, सेंट्रेड कंटेंट, यानी कि क्या किया जाएगा? यानी कि दूसरा फोकस हमारा किस पर रहेगा? कंटेंट पर रहेगा। तीसरा कह रहा है कि प्रोवाइड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब है कि हम बच्चे की योग्यता के आधार पर उसको क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। यानी कि योग्यता के आधार पर, किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर बच्चों को क्या किए जाएंगे? ठीक है, प्रश्न बच्चे के लिए क्या कराए जाएंगे? उपलब्ध कराए जाएंगे। बिल्कुल सही है। यानी कि सर हमारा पहला ऑप्शन भी सही है, हमारा दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा क्या कह रहा है यहां पर? ये चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन बना लीजिएगा यहां पर। अच्छा, तीन ही है, चलो तीन ही है तो हम ऐसा करते हैं। अच्छा, ये चौथा नहीं है, इसी के अंदर है। देखो इसी के अंदर है, ये कह रहा है यूजिंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखिएगा यहां तक तो सही है ये, अब इधर ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। ये लाइन यहां तक तो सही कह रहा है, लेकिन आगे गलत बोल गया, यहां से गलत हो गया। गलत क्यों हो गया सर? क्योंकि यहां पर कह रहा है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। हमें बच्चों को ड्रिल एंड प्रैक्टिस पर जोर नहीं देना है, जो कि नेगेटिव है। भाई ड्रिल मतलब आपको एक जैसा अभ्यास बार बार नहीं कराना है, जो कि गलत है। यानी कि ये जो ऑप्शन, ये लाइन यहां से आ गई है, इसकी वजह से पूरा हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। यानी सर हमारा तीसरा जो हो गया वो हमारा गलत हो गया। सर हमारा बचा कौन सा? ए व हमारा बी सही हुआ। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ए और बी तो सर इसमें कहीं दिया है?
ए और बी, जी दिया है सर, पहला ही ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों ने भी यही उत्तर किया था सभी ने? बताओ भाई, बोलो सभी लोग। जी हाँ, दीपा, मनीषा, यही किया था क्या? चलो आगे बढ़े, ये समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। कह रहा है मूलभूत चरण की सटीक आयु पूछ रहा है आपसे, मतलब आपसे निपुण की सटीक आयु पूछ रहा है आपसे, निपुण की सटीक आयु पूछ रहा है आपसे, ठीक है, मूलभूत चरण की सटीक आयु पूछ रहा है। अब यहां पर ये थोड़ा भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि जब हमारा एपएलएन आया था, जब हमारा एपएलएन कार्यक्रम आया था, एफएलएन, ठीक है, जब एपएलएन कार्यक्रम आया था, नई शिक्षा नीति की बात करें हम लोग, ठीक है, एन ईपी 2020 के तहत अगर इसकी बात की जाए, तो इसमें बच्चे की जो आयु थी, बच्चे की जो आयु थी वो 3 से 8 वर्ष थी, 3 से 8 वर्ष थी, ठीक है। लेकिन जब हमारा निपुण आया, जब निपुण भारत आया, तो निपुण भारत के अंतर्गत एफएलएन की जो आयु है, यानी निपुण भारत में एफएलएन आ चुका है, इसी के अंदर शामिल है, इसी के अंदर क्या है, एफएलएन जो है इसी के अंदर क्या है, शामिल है। तो यहां पर बच्चे की जो आयु है वो 3 से 9 वर्ष है, ये याद रखिएगा, कितनी है, 3 से 9 वर्ष है। और कहां से है, प्रेप वन से, प्रेप वन से, प्रेप वन से कक्षा 3 तक, कौन सी क्लास रखी गई है, कक्षा 3 तक क्लास रखी गई है। लक्ष्य क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है 2026-27 लक्ष्य रखा गया है जी। दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आया कि सर इसका उत्तर, ये थोड़ा भ्रमित वाला क्वेश्चन था यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली उसने निपुण भारत करके अगर स्पष्ट पूछ लेता तो हमारी उत्तर यही बनता, ठीक है। लेकिन हम यही मान के चलेंगे क्योंकि निपुण भारत के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो आप यही मान के चलिएगा, ठीक है। ज्यादातर एग्जामिनर ऐसा क्या करेगा, आपको मेंशन करके देगा पहले से जी। संध्या जी क्लियर है, छोटू जी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, 10वां क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली की सर्वोत्तम प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता ज्ञान प्राप्त करना होगा, बताओ। यानी कि कह रहा है कि कहां पर भैया आपको एपएलएन जो है वो प्राप्त करना होगा, ठीक है। शिक्षा प्रणाली की सर्वोत्तम प्राथमिकता की बात कर रहा है, मतलब निपुण भारत, ये मान के चलो आप कि निपुण भारत के अंतर्गत, ठीक है, एपएलएन का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है, 2026 और 27 तक रखा गया है, ठीक है। कितना रखा गया है, पहले 2025 तक था, पहले 2025 तक था जब नई शिक्षा नीति आई थी। सुनिएगा, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कंफ्यूजिंग वाला, कि जब एनईपी आई थी, जब एनईपी आई थी 2020, जब शुरुआत में आई थी, तो एपएलएन का जो लक्ष्य था, एफएलएन का जो लक्ष्य रखा गया, एपएलएन का लक्ष्य 2025 रखा गया था, 2025 रखा गया था एपएलएन का लक्ष्य, ठीक है। लेकिन जब निपुण भारत आया तो निपुण भारत ने इसका लक्ष्य कितना कर दिया है, ठीक है, निपुण भारत ने इसके लक्ष्य को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। दोनों चीजें क्लियर करके चल रहा हूं कि पहले एक्चुअली ये लक्ष्य था, 2025 लक्ष्य था, लेकिन जब निपुण भारत आया तो निपुण भारत के द्वारा इसका लक्ष्य कितना है, निपुण भारत के द्वारा इसका लक्ष्य जो है वो 2026 रखा गया है। यानी कि हमारा आंसर बनेगा बिल वी, यानी कि वी आंसर हमारा क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा जी। दीपा, पंकज, मनीषा, संध्या, कोई डाउट्स यहां पर? नो डाउट्स। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अब अच्छे समझ के करिए इस क्वेश्चन को उत्तर जी। सभी लोग से कह रहा हूं मैं, आप लोगों को समय दिया जा रहा है भाई, सभी लोग समझ के साथ उत्तर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम की मुख्य व्यवस्था समस्याओं में से एक है, ठीक है। और बात कर रहा है कोष्ठीकरण क्या अर्थ दर्शाता है। चलो एक्चुअली इसको अभी छोड़ दो, ये क्वेश्चन उसका आ गया है, छोड़िएगा इस क्वेश्चन, ये अभी आपको पढ़ाया नहीं है ना, तो आप इसको छोड़ दो, ठीक है। जब आपको ये पढ़ाएंगे ना भी, तब आपको कराएंगे,
ये मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है जो गलती से यहां पर आ गया। चलो कोई बात नहीं, वो एक्चुअली गलती से क्वेश्चन को यहां पर ऐड कर दिया गया। आप तो इस क्वेश्चन को उत्तर करिएगा, मुझे लगा वो एनसीएफ वाला क्वेश्चन था तो इसलिए। ये कह रहा है स्थानीय विषय वस्तु, स्थानीय विषय वस्तु आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन अर्थ को निरूपित करता है। अब बात कर रहा है हमारी 2020 की शिक्षा नीति की बात कर रहा है, किसको भैया ये निरूपित करता है 2020। शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए, बल्कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो ये कहती है कि कक्षा 5 तक तो आप बच्चों को उन्हीं की भाषा में आपको पढ़ाना है। कक्षा 5 तक आपको क्या करना है, ओनली आपको मातृभाषा में आपको क्या करना है, शिक्षा देना है। ठीक, किसमें शिक्षा देना है, आपको मातृभाषा में शिक्षा आपको देना है। ठीक है, ये कहती है। ठीक है, तो ये तो कह रहा है कि शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक, ये तो देखो केवल शब्द से तो वैसे ही आपको हटा देना चाहिए, केवल तो आएंगे नहीं। सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। देखिएगा, हमारी नई शिक्षा नीति ये नहीं कहती कि हिंदी भाषा में पढ़ाओ, हमारी नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाइएगा। अब हो सकता है कि मेरी मातृभाषा गुजराती है, हो सकता है आपकी भाषा मातृभाषा मराठी हो, तो मातृभाषा की बात करिए। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मातृभाषा की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन भी कट गया, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि विद्यार्थी और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। यानी ये कह रहा है कि हमारे बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक है, बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, विद्यार्थियों की जो पाठ्य पुस्तक है वो कैसे तैयार हो, उनको तैयार कैसे किए, विद्यार्थियों के अनुसार यानी बच्चे के अकॉर्डिंग और समुदाय की आवश्यकता के मुताबिक हो। आगे कह रहा है डी, स्थानीय पाठ्य पुस्तक में स्थानीय संदर्भ आवश्यकता के अनुसार वंचित बारीकियां और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। देखिएगा, अब दोनों में क्या अंतर है सर, भाई यहां पर बात कर रहा है कि पाठ्य पुस्तक समुदाय की आवश्यकताओं पूरा क्यों करे, बल्कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करे ना। पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए नहीं बन रही है, पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए नहीं बन रही, तो हम सॉरी पाठ्य पुस्तक समाज के लिए नहीं बन रही है। पाठ्य पुस्तक तो बच्चों के लिए बन रही है ना, पाठ्य पुस्तक कोई समाज के लिए नहीं बन रही है, तो सर हम समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसलिए ऑप्शन हमारा गलत है, सही है कि पाठ्य पुस्तक में स्थानीय संदर्भ होने चाहिए, लोकल चीजें जहां से बच्चा है, ठीक है, जो लोकल चीजें मतलब जिससे बच्चा जुड़ा हुआ है, जो बच्चे के परिचित में है, तो पाठ्य पुस्तक में स्थानीय संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुसार वंचित बारीकियों और पूरक सामग्री को, पूरक का मतलब होता है कि बच्चे अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर ले, यानी ये होना चाहिए बच्चों के लिए। तो इसका सही उत्तर बनेगा हमारा, यानी कि डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट बनेगा। समझ में आया, इसका बहुत सारे विद्यार्थियों ने उत्तर जो है वो सी किया, पर कोई बात नहीं है, ठीक है, इससे आप लोगों ने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये है तुम्हारा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का करिकुलम वाला है। देखो जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूं ना, वो आपके एनईपी वाले हैं, जिस क्वेश्चन जो मैंने चीजें आपको नहीं कराई हैं, अभी मैं केवल आपको निपुण भारत वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, जिससे ये आपको भी नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है अभी इसका कराने का। जब आपको एनईपी पढ़ाएंगे तो एनईपी के साथ इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। चलो आइएगा, 14 क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसमें वर्ष 2026 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह से रखे गए हैं कि बच्चे, अब बात कर रहा है क्लास 1 की, क्लास 1 की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स, क्लास 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो क्लास 1 का टारगेट क्या है, आपको बाल वाटिका का टारगेट बताया गया है, संख्या 10 है सर, बाल वाटिका में संख्या कितनी है, संख्या सर 10 है बाल वाटिका में, ये तो बताएगा ना आपको, बाल वाटिका में, जी सर, बाल वाटिका में संख्या 10 है, शब्द कितने हैं, 2 शब्द हैं। कक्षा 1 में कितने हैं, कक्षा 1 में जो है वो, कक्षा 1 में 4 से 5 शब्द हैं, राइट्स, यही है जी। कक्षा 2 में, कक्षा 2 में क्या है सर, 45 से 60 शब्द हैं, जी बिल्कुल सही। इसके बाद में कक्षा 3 में क्या है, कक्षा 3 में सर कम से कम 60 शब्द, यानी कि कम से कम 60 शब्द रखे गए हैं। आपसे क्लास 1 का पूछा जा रहा है
तो आप देखिएगा क्लास 1 में कितना है, 4 से 5 वर्ड की बात की गई है। कितने वर्ड की बात की गई, 4 से 5 वर्ड। और किस लाइन में लिखा है, यानी कि हमारा लिखा हुआ है कि आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री को कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों को वाक्यों को पढ़ ले, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है जी। क्या है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, ये तो फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। चलो, ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को पूरा करना, इसका पूरा नाम है। यानी अब आपसे निपुण भारत का पूरा नाम पूछ रहा है जी। किसका नाम पूछ रहा है आपसे, निपुण भारत का पूरा नाम पूछ रहा है, निपुण भारत। तो बताओ निपुण भारत का पूरा नाम क्या है, बोलो क्या नाम है सर। नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। क्या है, एंड न्यूमरेसी। क्या उत्तर बनेगा भाई, छोटू, पंकज, भावना शर्मा, क्या बनेगा उसका सही उत्तर, बोलो क्या बनेगा। नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, जी हाँ इन रीडिंग आती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बीच में आर तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन इन रीडिंग आपको शामिल करनी पड़ेगी। क्या आएगी, इन रीडिंग। तो कौन सा बन रहा है भाई, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, यानी कि सर हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है भाई हमारा, बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए समझ में आ गया जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा तुम्हारा 16 क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किस चीज पर जोर दिया है। क्या हमारी नई शिक्षा नीति एक्सपीरियंस लर्निंग की बात करती है, बताओ बोलो। क्या क्या एक्सपीरियंस लर्निंग की बात की है। क्या नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों को अनुभव के साथ सिखाना है। बिल्कुल, हमारी नई शिक्षा नीति ने तो बात किस पर जोर दिया है, ठीक है, एल्पस थ्योरी अगर आपको पता हो तो इस पर जोर दिया गया है। एल्पस थ्योरी पता है आपको, एल्पस एल्पस थ्योरी, नई शिक्षा नीति ने एल्पस थ्योरी पे जोर दिया है। एल्पस का मतलब क्या है, ई मतलब होता है एक्सपीरियंस, ये मतलब क्या है एक्सपीरियंस, एल मतलब होता है लैंग्वेज, और पी मतलब होता है पिक्चर, और एस मतलब होता है सिंबल। ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस मतलब बच्चे को अनुभव करके सिखाना है, पहला। दूसरा बच्चे की भाषा में सिखाना है। तीसरा बच्चों को चित्रों के साथ सिखाना है। चौथा बच्चों को संकेत लास्ट में बताने हैं। ये एल्फस थ्योरी क्या है, ठीक है, ई मतलब एक्सपीरियंस, एल मतलब लैंग्वेज, पी मतलब पिक्चर, एस मतलब सिंबल। यानी पहले बच्चे को भाषा, पहले बच्चे के पास जो अनुभव है वो अनुभव बच्चे के से जोड़ा जाएगा, उन बच्चे के अनुभव को महत्वपूर्ण समझा जाएगा। तो पहला हमारा, ठीक है, एल्पस का मतलब है, ई मतलब है एल्पस, सॉरी, ई मतलब एक्सपीरियंस, एल मतलब लैंग्वेज, पी मतलब पिक्चर, एस मतलब सिंबल। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि अनुभव अधिगम पर जोर दिया गया है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सर डिजिटल निगम, जी बिल्कुल, इसके लिए तो अभी आपको बताया कि दीक्षा कार्यक्रम आया है। कौन सा कार्यक्रम आया है, दीक्षा कार्यक्रम आया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग, कौन सा कार्यक्रम है, दीक्षा कार्यक्रम। ठीक है, डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा, ये है दीक्षा कार्यक्रम, तो याद रहेगा दीक्षा। इसके बाद ठीक है वैज्ञानिक, जी हाँ, ठीक है, आजकल जो हमारी, ठीक है, जो डिस्कवरी मेथड्स है, जो डिस्कवरी मेथड है, खोज कर विधि है, ठीक है, ये वैज्ञानिक विधियां हैं।
बच्चे क्या करेंगे, डिस्कवरी करेंगे। यूरिस्टिक मेथड का नाम आपने सुना होगा। यूरिस्टिक विधि में, ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, स्वयं खोजेंगे, यूरिस्टिक विधि। तो बच्चे को अब हमें क्या कराना है, बच्चे को हमें वैज्ञानिक मानना है, बच्चे हमें एक्टिव मानना है कि बच्चों के पास ज्ञान निर्माण करने की क्षमताएं पहले से होती हैं, बच्चे इसी के पहले से ही क्षमता लेकर आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है लर्निंग बाय डूइंग, जो भी सही है, यानी बच्चे को करके सिखाएंगे, यानी कि ये सारे स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही हैं। चलो, तो हमारा सही उत्तर बनेगा क्या, डी फॉर दिल्ली हमारा सही उत्तर बनेगा। क्लियर हुआ, चार ऑप्शन क्लियर है, एक बार मुझे यस कर दो जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपको एल्पस भी क्लियर हो गया, ठीक है, आपको दीक्षा भी क्लियर हो गया, ठीक है। दीक्षा, अगर पूछा जाए कि दीक्षा में किस पर जोर दिया गया है, तो रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं पर, क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया गया है, किस पर, दीक्षा में, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम अब हमारा आ चुका है। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, पहले आपको किताबें पढ़ने के लिए किसी लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, वहां आपको क्या मिलेंगी, किताबें मिलेंगी। लेकिन आजकल आप जाएंगे तो आपके मोबाइलों में सारी किताबें हैं, तो वही तो है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल मतलब आप अपना मोबाइल खोलिएगा, उसमें सारी किताबें हैं, वो है हमारी डिजिटल लाइब्रेरी। चलिए, 70 क्वेश्चन है, प्लीज आंसर करेंगे सभी लोग। कह रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है। यानी कि ये कह रहा है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है ना, ये जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको कम करने पर विचार कर रही है। क्यों, मतलब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि क्यों भैया हमारे पाठ्यक्रम में, यानी प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना है। ये कह रही है कि कंटेंट जो है वो कम दो, बच्चों को ज्यादा मत दो। रीजन क्या है, किस पर जोर दे रही भाई, अगर कंटेंट को कम किया जाए, कटौती की जाए, पाठ्यक्रम को बढ़ाओ मत ही बच्चों को, ठीक है। एक होता है डिस्क्रिप्शन, एक होता है डिस्क्रिप्शन और एक होता है नैरेटिव। तो सुनिएगा, नई शिक्षा नीति ने कहा है कि डिस्क्रिप्शन को कम करना है, डिस्क्रिप्शन को कम करना है, ध्यान दीजिएगा, किसको कम करना है, डिस्क्रिप्शन को। बढ़ाना किसको है, नैरेटिव को। बढ़ाना किसको है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बढ़ाना किसको, तो बढ़ाना किसको है, बढ़ाना है नैरेटिव को। तो आइएगा, किसको कम कर रहे, ये कह रहा है परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांक को सुधारा जा सके, कक्षा में धीमी गति सीखने वाले शिक्षार्थियों प्रदर्शन को सुधारा जा सके, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके, विद्यार्थी रटकर सीखने के से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। ये बिल्कुल सही है। देखो, ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा रटेगा, उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है। किस पर जोर देना है, देखिएगा, जब हम समझने पर जोर देंगे ना तो रटना कम हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, ये सीडीपी के अंदर ही चल रहा है ठाकुर जी। चलो, समझ में आ गया। तो क्या करना है, अब हमें डिस्क्रिप्शन कम करना है, हमें नैरेटिव बढ़ाना है, यानी हमें बच्चे को समझाने पर जोर देना है, हमें रटने पर जोर नहीं देना है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा, डी फॉर दिल्ली बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी छोड़ दो, ये आपको अभी मैं आपको सारे एनसी पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं आपको ये कराऊंगा, ठीक है, इसलिए अभी छुड़वा रहा हूं, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज मैं आपको केवल उसके क्वेश्चन ले रहा हूं, निपुण भारत, और जो निपुण भारत में जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई थी कल, उससे क्वेश्चन ले रहा हूं बस, ठीक है जी। हाँ, अब क्लास रेगुलर चलेगी आप लोगों की, रात रात 9 बजे, तो फिक्स टाइम है, ठीक है। दोपहर का भी वो कंफर्म कर दिया है कि आप लोगों की क्लास जो है वो बाल विकास की शुरू होगी। चलो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। चलिए, वैसे तो एक्चुअली आपको पढ़ाया जाएगा एनसीएफ में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एंड बता दूं। देखिएगा, हमारे टोटल अभी तक 4 एनसीएफ बने हैं, ठीक है, 4 एनसीएफ है। कितने हैं, 4 एनसीएफ हैं। एनसीएफ थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं,
4 एनसीएफ हैं। ठीक है, सबसे पहला जो नेशनल कैरिकुलम बना था, सबसे पहला वो 1975 में बना था सबसे पहला। दूसरा जो नेशनल कैरिकुलम बना था वो 1988 में बना था। तीसरा जो नेशनल कैरिकुलम बना था वो आपका 2000 में बना था। और चौथा जो नेशनल कैरिकुलम बना था ये आपका 2005 में बना था। तो आइए देखिएगा, 2005 वाला जो हमारा नेशनल कैरिकुलम है एनसीएफ 2005, इसने ये कहा है कि कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण की 1 व 2 में कोई भी किताब नहीं होगी। 1 व 2 में ईवीएस की कोई बुक नहीं होगी, कोई बुक नहीं होगी, नहीं होगी। ये किसने कहा है? ये एनसीएफ 2005 ने कहा है, यानी क्लास 1 क्लास 2 में पर्यावरण की कोई भी किताब नहीं होगी। यहां पर ये कहा है इन कक्षाओं में ईवीएस बच्चों को कैसे पढ़ाना है? ईवीएस बच्चों को भाषा और गणित के माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाना है। क्या याद रहेगा आपको? क्या याद रहेगा कि नेशनल कैरिकुलम 2005 ने कहा है कि पहली और दूसरी कक्षा में ईवीएस की कोई भी किताब नहीं होगी। किताबें जो लगेंगी वो लगेंगी कक्षा 3 से। किताबें कहां से लगेंगी? कक्षा 3 से लगेंगी, वो भी 5 तक। जी हाँ, कक्षा 3 से 5 तक किताबें लगेंगी। जी, आरकेएस जी क्लियर है सभी को? तो क्या कह रहा है, कक्षा किस समूह में स्थान दिया गया है? तो पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर, देख क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह रहा है विषय कहां से माना जाएगा? तो सुनो, एक विषय के तौर पर अगर देखा जाएगा तो वो कक्षा 3 से होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विषय के तौर पर कहां से देखा जाएगा? तो विषय के तौर पर कक्षा 3 से कक्षा 5 तक ही विषय के तौर पर रहेगा, यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में ये विषय नहीं है। इसको हम भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाएंगे, यानी इसका उत्तर हमारा बनेगा बी फॉर बॉम्बे, हमारा करेक्ट बनेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? चलो जी, संध्या जी वेलकम है आपका। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो, क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा अभिकथन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसने ये कहा है कि आपको क्लास 5 तक तो आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, मातृभाषा में ही आपको पढ़ाना है। जो बच्चे की मदर टंग है उसी में पढ़ाना है। आप जानते हैं क्योंकि मातृभाषा ज्ञान अर्जन का सबसे सशक्तिशाली साधन है। आगे कह रहा है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणा को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे बच्चे के, बड़े बच्चे भी हम मान लें, बच्चे अपनी मातृभाषा में जल्दी चीजों को सीखते व समझते हैं। तो हमारा सही उत्तर बनेगा सर ये भी सही, ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो हमारा ए उत्तर जो है वो हमारा सही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है तुम्हारा 21वां क्वेश्चन आपके सामने। जी, छोटू, पंकज, धर्मवीर, भारती जी, क्लियर हुआ सभी को? आइएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है, बताओ? क्या कह रही है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही। वैसे हमारा नेशनल कैरिकुलम जो था ना 2005 ने ये बात पहले ही कह दी थी, ये बात पहले ही कह दी थी एनसीएफ 2005 ने कि पाठ्य पुस्तक यानी कि विषय वस्तु जो है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यानी शिक्षा जो है वो हमारी केवल हमारी किताबों तक ही सीमित ना हो, ठीक है, यानी पुस्तक तक ही सीमित ना हो। ये बात पहले ही कह दी थी,
कहा गया था कि बच्चे के बाहर के यानी विद्यालय के ज्ञान को बच्चे के बाहर के जीवन से जोड़ना है। मतलब ऐसा मत पढ़ाओ कि बच्चे केवल वहीं तक सीमित हो जाए, ऐसा पढ़ाइएगा कि बच्चे क्या करें, उसको अपने दैनिक जीवन में भी क्या कर सके, प्रयोग कर सके। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे कह रहा है कि तत्वों के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। क्या चीजें रटनी चाहिए, क्या मेमोराइजेशन होना चाहिए? नहीं। देखिएगा, हमें चीजें कंठस्थीकरण नहीं करवाना है, हमें मेमोराइज नहीं करवाना है। मेमोराइज से चीजें रटना होती हैं, और रटना बिल्कुल ही गलत है। विद्यार्थियों के बीच कभी भी आप कंपटीशन नहीं करोगे, यानी ये प्रतिस्पर्धा बिल्कुल गलत है, कभी भी आप कंपटीशन नहीं करेंगे। इसके बाद आलोचनात्मक चिंतन पर केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है, ये बात भी सही है। सॉरी, ये बात सही है, तो फिर ये गलत क्यों? अच्छा, हमने पढ़ने में गलती कर दी, सॉरी। पाठ्य विषय वस्तु तक सीमित सीमित होनी चाहिए, सॉरी, देखो गलती हो गई, रीडिंग में गलत हो गया ना। देखिएगा, वो गलत लिखा है, मैं उसको सही कह, क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, बल्कि हमने क्या कहा, सीमित नहीं होना चाहिए, यानी बाहर के ज्ञान से जोड़ना चाहिए। तो सर ये गलत लिखा है, सही क्या है? डी फॉर दिल्ली है। चलो, आपने पकड़ लिया, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक सीमित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। सर ऐसा पढ़ाइएगा कि बच्चे उसके अपने बाहर के जीवन से क्या कर सके, जोड़ सकें। ठीक है, मुझे लगा यहां पर नहीं लिखा है, सॉरी, रीडिंग के लिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, हमें आउट द बॉक्स की तरफ ले जाना है, हमें कौन की तरफ ले जाना है, हमें बच्चों के अंदर आउट द बॉक्स थिंकिंग करानी है, आउट द बॉक्सिंग, आउट द बॉक्स थिंकिंग हमें करानी है। कौन सी थिंकिंग करानी है? आउट द बॉक्स। आउट द बॉक्स में क्या होता है कि बच्चे एक सेंटर पर नहीं, एक सेंटर से अलग अलग सेंटर पर सोच सके, ऐसी थिंकिंग लाना है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही बनेगा। चलो, हाँ, मंजेश जी क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, आपको पता है कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, एनईपी 2020, एनईपी 2020 ने हमारे शिक्षा को कितने चरणों में बांटा है? जी सर, इन्होंने जो नया शैक्षिक ढांचा है, वो नया हमारा शैक्षिक ढांचा कौन सा है? बताओ, कौन बताएगा? शैक्षिक ढांचा कौन सा है? शैक्षिक ढांचा, सॉरी, देखो पुराना जो था ना, वो पुराना क्या था? पुराना था 10+2 वाला सिस्टम था, राइट्स। नया क्या है? नया है हमारा 5+3+3+4, 5 साल का जो है, 5 वर्ष का, वो क्या है? वो हमारा बुनियादी है। कौन सा? वो हमारा बुनियादी है। 3 वर्ष का कौन सा है हमारा? 3 वर्ष का हमारा प्राथमिक है। और सॉरी, प्राथमिक ना होते हुए इसको हम लोग प्री पैट्री बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? प्री पैट्री, सॉरी, प्राथमिक हटा दिया गया, प्री पैट्री बोलेंगे। और 3 वर्ष का जो है वो हमारा कौन सा है? मध्य है, ठीक है। और 4 वर्ष का जो है वो कौन सा है? वो उच्च माध्यमिक है, या माध्यमिक कह ले, माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक है। इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलेंगे? ऐप बोलेंगे, फाउंडेशन, इसको प्री पैट्री बोलेंगे, इसको मिडिल बोलेंगे, और इसको सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। तो ये है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा, आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो हमारा स्तर कौन सा बनेगा? ये हटा दिया गया, ये पहले था अब नहीं है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, सॉरी, ये पहले था अब हटा देगा, ये सही है, सही है, यानी कि नहीं पूछा है, तो हमारा बी उत्तर बनेगा। क्या बनेगा? बी उत्तर बनेगा। समझ में आ गया? चलो, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता एवं गणित एपेलन मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताओ। एपेलन की बात कर रहा है,
FLN, सफलतापूर्वक इसे क्रियान्वयन किया जाना है। तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला कह रहा पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना, बल्कि क्या कहा गया है कि अब तो मातृभाषा में शिक्षा देनी है। अंग्रेजी भाषा कहां से आ गई? ठीक है, मातृभाषा की बात करनी है। ठीक है, जो बच्चे की भाषा होगी उसमें शिक्षा देना है। कह रहा नियमित रूप से कक्षा में परीक्षण आयोजित आकलन करने के लिए बाल मित्रवत बनाना, उन भाषाओं का प्रयोग करना जिसमें विद्यार्थी परिचित हैं, निर्देशन का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और ये भी गलत है, सही उत्तर बनेगा उन भाषाओं का प्रयोग करेंगे, मतलब जो बच्चे जानते मतलब जो उनकी मातृभाषा है, ठीक है, उन भाषाओं का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमारा उत्तर बनेगा सी फॉर चेन्नई। जी, क्लियर हुआ सभी को? जी, तो आगे बढ़ते हैं भाई अगले पॉइंट पर, और ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या का ज्ञान मुख्य लक्ष्य है। निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या का है, बताओ क्या बताइए भाई? FLN का जिसकी फुल फॉर्म होती है फाउंडेशन एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हिंदी में से कहते हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता, ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि बच्चे को बुनियादी स्तर पर पढ़ना लिखना बच्चे को सिखाना है और संख्याओं से परिचय उसको कराना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? ठीक है, बुनियादी संख्या का ज्ञान का मतलब क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, बुनियादी। अब सुनो, इसमें वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो इसमें आपसे ये पूछ रहा है संख्यात्मकता का मतलब क्या है। देखिएगा, बुनियादी साक्षरता का मतलब क्या है? यहाँ पर साक्षरता का मतलब यह है कि बच्चे को पढ़ना आना चाहिए और बच्चे को लिखना भी आना चाहिए, ये दोनों मतलब है यहाँ पर। ठीक है, संख्यात्मकता का मतलब जानते हो कि बच्चे संख्याओं पर क्या कर सके, संख्याओं के ऊपर बच्चे गणितीय चिंतन कर सके, संख्याओं को समझ सके। संख्यात्मकता का मतलब क्या है? यहाँ पर ये पूछ रहा आपसे कि संख्या का मतलब क्या है, यानी कि बुनियादी साक्षरता लिखी है उसमें आपसे संख्यात्मकता का मतलब पूछ रहा वो आपसे। तो संख्यात्मकता मतलब क्या होगा? गणितीय चिंतन करना, यानी गणितीय चिंतन का विकास करना कि बच्चे क्या कर सकें। ये कहा गया, देखिएगा, ये कहा गया है कि बच्चे बाल वाटिका में 10 तक संख्या आनी चाहिए, इसके बाद में कक्षा 1 में 99 संख्या आना चाहिए, इसके बाद में ठीक है कक्षा 2 में 999 संख्या, और ये कहा गया है कि 99 तक के घटाव कर ले बच्चा। इसके बाद में कक्षा 3 में कहा गया है कि 9999 जो है 9999, ठीक है, 9999 कहा गया है कि बच्चे क्या करे, ठीक है, यहाँ पर क्या करे, गुणा भी करना सीख जाए, यानी यहाँ पर बच्चा गुणा करना सीख जाए और यहाँ पर बच्चा घटाव करना सीख जाए। यानी कहने का मतलब है कि गणितीय चिंतन का विकास यहाँ पर करना है। क्या समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन कितने घुमा के पूछ रहा हूं आपसे, सिंपल नहीं पूछ रहा। क्या कह रहा है कि निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है? अब आप संख्या को पढ़ना लिखना, ठीक है, गणितीय चिंतन को, संख्या को पढ़ना लिखना नहीं है, यहां पर है कि गणितीय चिंतन का विकास करना। ठीक है, साक्षरता का मतलब है पढ़ना लिखना, संख्या का क्या करना है, गणितीय चिंतन का विकास करना वहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही उत्तर बनेगा हमारा A4 आगरा। हाँ, अगला क्वेश्चन है निपुण क्या है भाई? 25वां क्वेश्चन है कि निपुण एक्चुअली है क्या? समझ में आ गया? क्या निपुण क्या है? ये विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। ये विद्यालय बच्चों के लिए, देखो निपुण जो है ये विद्यालय बच्चे के लिए कार्यक्रम है क्या? पहला ऑप्शन है। ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्यात्मक ज्ञान को सम्मिलित करने का कार्यक्रम है। ये विद्यालय में बहुत से छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल को विकसित करने का कार्यक्रम है। ये विद्यालय में बहुत से बच्चों में देशभक्ति विकसित है। देखिए निपुण भारत का मतलब क्या है? निपुण भारत का मतलब है कि बुनियादी स्तर पर बच्चे को पढ़ना लिखना और संख्या का ज्ञान कराना, यानी विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पढ़ना लिखना,
यानी पढ़ना और गणितीय कौशल को क्या करना है, गणितीय कौशल बच्चे के अंदर क्या करने हैं, विकसित करने हैं। कौन से कौशल, गणितीय कौशल इसके अंदर बच्चे के अंदर बिल्ड करने हैं। यानी इसका जो उत्तर बनेगा वो हमारा सी बनेगा। यानी निपुण का उद्देश्य समझ लीजिएगा, ये आपके आईयूसी टेट में क्वेश्चन है कि विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पढ़ना और गणितीय कौशल का विकास करना, हमें स्किल डेवलप करने हैं बच्चे के अंदर। यानी बच्चा कक्षा 3 तक बच्चे के अंदर गणितीय कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। यानी उसका उत्तर जो है वो हमारा सी बनेगा। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर दिया है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किस पर जोर दे रही है, बहु शिक्षा पर जोर दे रही। कठोर, कठोर तो कट गया, योगात्मक कट गया, परीक्षा भी कट गया, यानी कि मल्टी विषय की बात कर रही है। यानी यहां पर जोर दे रही है, किस पर जोर दे रही है, ए ऑप्शन हमारा सही बनेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 27 क्वेश्चन आपके सामने है। ट्वेंटी 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निपुण भारत मिशन के अनुसार विद्यार्थियों के बीच मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक प्रक्रियाओं को सहारा जा सकता, बताओ। कक्षा के माहौल को अवधारणा की खोज और दृश्यीकरण की भावना को पैदा करने वाली होनी चाहिए, भी सही है। हमें कॉन्सेप्ट पर जोर देना चाहिए, हमें विजुअलाइजेशन पर चलना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। कह रहा है बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने के अवसर बच्चों को दिए जाने चाहिए, करें कि ना केवल पाठ्य पुस्तक ही, बिल्कुल सही है कि प्रदान करें। आगे कह रहा है ना कि केवल पाठ्य पुस्तक, ये बात सही है, यानी ना लगाकर वो सही बात कह रहा है। आगे कह रहा है निर्देशन स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए। गणित की कक्षा में त्रुटियों के लिए कोई स्थान नहीं है, तो बिल्कुल गलत है कि गणित की कक्षा में त्रुटि के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी डी तो बिल्कुल गलत है। डी जहां आ रहा है पहले तो उसको काट दो, यानी सर बचा हमारे सामने बी, यानी कि हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा तीसरा, हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, डी फ्रेंड्स यहाँ पर सही है जी। क्लियर हुआ यहाँ पर आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर तो यही बात कह रहा है वो, यहां तक ये भी कहा है उन्होंने कि हो सके आपको उच्च शिक्षा को भी बच्चे की मातृभाषा में दी जाए, लेकिन प्राथमिक की तो बात उन्होंने कही है कि केवल आपको मातृभाषा में ही शिक्षा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आप जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेज की बात करें, क्षेत्रीय भाषाओं की बात कह रहा है कि आपको कक्षा 6 से करनी है, कक्षा 6 से आपको क्षेत्रीय भाषाओं की बात करनी है। कक्षा 5 तक तो आपको एक ही भाषा में शिक्षा देनी है, वो है कौन सी, मातृभाषा। चलो, कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान प्राप्त करने के सार्वभौमिक प्राथमिकता प्रदान करनी होनी चाहिए। मतलब एनईपी कह रही है 2020 की 2025 तक एपेलन प्राप्त हो जाना चाहिए। ये बात कही गई थी पहले कि 2025 तक एपेलन प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में ये भी याद रखिएगा कि निपुण ने इसको इस एपेलन जो लक्ष्य रखा गया था, इसको 2026-27 कर दिया गया था। तो आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर निपुण भारत में एपेलन कितना है, ये अगर आपसे पूछे कि निपुण भारत में एपेलन कितना है, तो 2026-27 तक है। नई शिक्षा नीति ने पहले यही लक्ष्य रखा था 2025 तक। किसका रखा था, ठीक है, किसका रखा था, भारत सरकार के नामक परियोजना के मिशन आरंभ किया गया है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा। तो अब तो अगर हम इसकी बात करें तो अब तो एपेलन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 25 की बात कर रहा है ना। ठीक है, 25 की बात कर रहा है, अब तो हम एपेलन ही लगा के जाएंगे। और वैसे अगर होता तो हम लोग बी ऑप्शन लगा देते, वैसे हम ऑप्शन क्या लगाते, बी लगाते, पर बी क्यों गलत है यहाँ पर।
बी इसलिए गलत है कि 2025 का लक्ष्य निपुण में नहीं है, निपुण में तो एपीएलएन 2026-27 से कार्यक्रम। समझ में आया? ये दोनों चीज समझ में आ रही है कि सर कहां क्यों 25 आ रहा है, क्यों 26-27 आ रहा है? निपुण भारत में इसका लक्ष्य है। अगर यहां पूछता तो हम लोग लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने नेक्स्ट जी, 30 क्वेश्चन थे इसमें। चलो यहां तक क्लियर हुआ सभी को? जी, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता सांख्यिकीय स्तर तक पहुंचना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, ठीक है, बुनियादी साक्षरता अर्थ क्या है? चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है। विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता, या शिक्षार्थियों में केवल गिनने के कौशल को विकसित करना, या भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता, या संख्याओं के ऐतिहासिक विकास पर। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी जो भारतीय संख्याएं हैं, भारतीय संख्याओं की बात की गई है, तो इसका सी उत्तर हमारा सही बनेगा। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज ये थोड़ा गैप हो गया था, जिसकी वजह से शायद हम बीच में जो है वो आप लोगों के साथ बॉन्डिंग नहीं बन पाई है जी। तो अब 2 मिनट आप लोगों से मैं वार्ता कर लूं, आपके कमेंट्स ले लूं कि आप लोगों की बाल विकास की क्लास तो जो आप फिक्स है। एक क्लास जो मैं आपसे पहले प्रॉमिस कर चुका था, ठीक है, एक क्लास जो है जो मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका था कि आप लोगों की एक बाल विकास की क्लास शुरू करनी है मुझे, बाल विकास की, जी हाँ, यूट्यूब पर बाल विकास की क्लास शुरू करनी है, जिसमें आपको बाल विकास मुझे पढ़ाना है। बाल विकास, बाल विकास समझ रहे हैं? सीटेड का बाल विकास और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, सीटेड का बाल विकास और उसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स, दोनों के बीच में क्या अंतर है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिएगा, सीटेड में जो बाल विकास आपको पढ़ाया जाएगा ना, सीटेड में जो बाल विकास आपको पढ़ाएंगे, सीटेड में जो बाल विकास पढ़ाएंगे, वो उसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। सीटेड में मतलब थ्योरी समझ रहे हो, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या है, पावलव की थ्योरी क्या है, स्कैनर की थ्योरी क्या है, स्मृति विस्मृति, यानी ये वाला टॉपिक आपको इसमें नहीं पढ़ाया जाए। इसमें आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, जो सिलेबस है वो सिलेबस के। इसमें आपको संपूर्ण बाल विकास होगा, संपूर्ण बाल विकास। संपूर्ण बाल विकास समझ रहे हैं? संपूर्ण बाल विकास मतलब जैसे कि मनोविज्ञान के परिचय से, मनोविज्ञान के परिचय से लेकर आपको पूरा जो आपके, जैसे टेड हुआ, यूपी टेड हुआ, ठीक है, एमपी टेड हुआ, और आपका झारखंड टेड हुआ, जे टेड हुआ आपका, और आपका एच टेड हुआ, हरियाणा टेड हुआ, एच टेड हुआ। इन एग्जाम में जो बाल विकास आता है, और जो यूपी में जो सुपर टेड होता है, सुपर टेड जो होता है, इन एग्जामों में जो आता है ना, वो एक्चुअली आपको अलग से कराना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने मॉर्निंग में इसकी क्लास का टाइम फिक्स किया है, ठीक है। इसकी टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग में एक्चुअली बन रही है, और वो टाइमिंग बन रही हमारी, ये टाइमिंग बनेगी 11 बजे के आसपास से, जी हाँ, 11 बजे के आसपास से टाइमिंग बनेगी, 11 से। लेकिन कल तो हम 12 बजे क्लास रखते हैं, दोपहर 12 बजे, कल हम दोपहर 12 बजे क्लास रखते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, कल दोपहर 12 बजे रखते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं भाई कल 12 बजे इस क्लास का आनंद लेने के लिए?
इस क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का परिचय आपको कराया जाएगा। जी हाँ, सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का परिचय। यानी मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, मनोविज्ञान शब्द टूटकर मनोविज्ञान जो दो शब्दों से मिला, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब क्या है, लोगोस का मतलब क्या है, ठीक है। कैसे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, ठीक है। मनोविज्ञान की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं कि पहले मनोविज्ञान को पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विषय माना गया, फिर मन का विषय माना गया, फिर चेतना मानी गई, फिर व्यवहार का विषय माना गया। तो ये क्लास हमारी जो है वो आफ्टरनून में रहेगी, और ये सीटेड वाली क्लास तो आपकी रात को चलती है। और 4 बजे आप लोगों की जो क्लास का भी शेड्यूल चल रहा है हमारा, वो चल रहा है आपका हिंदी का। जी, तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, लगता है कि आप लोग तो पढ़ना नहीं चाहते, यही है। एक विद्यार्थी का है, आदित्य राज जी का कमेंट आया है। चलो, और संख्या बढ़ाओ, थोड़ी रेगुलरिटी लाओ अपने अंदर। तो इस क्लास को मैं स्टॉप करेंगे और मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, हाँ, सीटेट का पेड बैच ज्वाइन करने के लिए एडी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। जी हाँ, एडी लाइव एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। एडी लाइव, एडी लाइव ये एप्लीकेशन है, एडी लाइव एप्लीकेशन। ये हमारा मोबाइल नंबर है 8517048600। जी, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास बहुत बढ़िया रही है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय श्री राम। फिर मिलेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई क्लास के साथ। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो एक नए टॉपिक की होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।